नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली की इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेट सेक्शन। तो दोस्तों, आज है 24 ऑफ जनवरी और दिन है मंडे। ओके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो स्टाइलस था ना, जो पेन था, इट इज़ नॉट वर्किंग। सो मैं शायद लिख नहीं पाऊंगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं फिर टच पैड यूज़ कर रहा हूँ अपने लैपटॉप का। सो इट विल बी, हाँ, लेकिन मैं हाईलाइट करता रहूँगा आपको सारी चीज़ें। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे फ्राइडे के दिए हुए कुछ क्वेश्चंस थे, जहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स ने कमेंट करके हमें बताया कि क्या पॉसिबल रिस्पॉन्स हो सकते हैं। सो कार्तिक, यू हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट एंड मैंने रिप्लाई भी किया है आपको। सो आई एग्री विद द फैक्ट दैट ऑफ कोर्स ये सारी प्रायोरिटीज़ हैं टू एमएसएमई, क्रिटिकली ग्रोथ ऑफ द आवर कंट्री एंड इकोनॉमी। कुछ इनिशिएटिव आपने मेंशन किया है एंड दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। एंड फिर मैंने पूछा था आपसे नानी पालकी वाले क्या क्या रोल है, क्या महत्व है। वो एक बहुत लेजेंड एडवोकेट रहे हैं, बहुत महान व्यक्ति रहे हैं। सो ये कुछ केसेस हैं, केशवानंदा भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, और भी कई सारे केसेस थे। ठीक है, तो इन सारी तो ये एक ना, जैसे केशवानंदा भारती हो गया, मिनर्वा मिल्स हो गया, शाहबानो और सायरा बानो केस हो गया, या फिर एसआर बम्बई केस हो गया। ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके इतने एंगल्स बन सकते हैं, इनके इतने फ्रेमवर्क बन सकते हैं कि आप अपने GS2 और GS1 के हाफ, मतलब सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, आप बहुत आसानी से और मेंशन कर सकते हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, और खास करके इतने महान व्यक्ति को अगर आप मेंशन करेंगे तो एडिशनली यू विल स्कोर, मेरे हिसाब से 0.5 मार्क्स तो आपको मिलना ही चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो कि मेंशन करते हैं ये नाम। और ये नाम भारत के इतिहास में, हमारे पूरे सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज तक का बहुत बहुत मशहूर कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टू मेंशन दीज पीपल। ओके। अजन पांडे ने कहा है, सर थैंक यू सो मच टू सेव आवर टाइम। यही यही हमारी मेन एम, ऑब्जेक्टिव भी यही है, ताकि आप अपना समय बरकरार कहीं बरकरार रखें, कहीं पे व्यर्थ ना करें। ठीक है, और किसी अन्य न्यूज़पेपर पे आप ना ध्यान दें। सो दिस इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव। And rest on, we have several comments here. Sachin, Ashar, Rojaleen, Gina, Rishi. Thank you so much, guys. Keep watching us and please keep commenting us. जो भी फीडबैक हैं आप हमें शेयर करते रहा कीजिए। ठीक है। कार्तिक ने पूछा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर कुछ बताइए। क्वेश्चन समझ पर आया, लेकिन क्या मटेरियल है लिखे। देखो कार्तिक, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक तरीके से ना, ये लगा लो कि जैसे हमारी टीम इंडिया खेलती है ना क्रिकेट में, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, हमारे इंडिया को भी ऐसे ही खेलना चाहिए, हमारे इंडिया को भी ऐसे ही यूनाइट रहना चाहिए, ताकि हम डेवलप करें, सक्सीड करें। मतलब कि यूनियन एंड द स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 1 क्या डिफाइन करता है हमारा? इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। सो एक साथ मिल के काम करना चाहिए। और फिर जितनी भी सारी चीज़ें आती है ना, चाहे वो फंड से रिलेटेड, चाहे वो पॉलिसी से रिलेटेड, चाहे वो सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में लिखेंगे। ठीक है। और सबसे बड़ा इसका आज का एग्जाम्पल पता है क्या है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल नीति आयोग। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को जब डिसॉल्व किया गया था और नीति आयोग बनाया गया था, उसका सबसे प्रमुख रीज़न यही था कि स्टेट्स के बीच में इक्वालिटी, स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। कैसे हम स्कीम्स इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे यूनियन गवर्नमेंट किसी किसी राज्यों के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, ताकि उनकी अच्छी डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। ठीक है, सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हालांकि हमारे संविधान में कहीं मेंशन किया गया नहीं है, लेकिन ये एक एसेंस है। ठीक है, ये बताया गया है, ये एसेंस है, और हमारी जुडिशरी टाइम टू टाइम इंटरप्रेट करती रहती है, कभी भी कोई केसेस ऐसे आते हैं तो। ओके, सबसे बड़ा केस किसका है? एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
ये काफ़ी एंगल है इस केस के, लेकिन एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी बात इसमें की गई है। ठीक है, सर्च कर लेना, मैंने पढ़ाया भी है कोऑपरेटिव एस आर बोम्मई वाला केस। ठीक है, मेरे ख्याल से इससे पहले वाले ही आर्टिकल में था, एनालिसिस में था, देख लेना आप। ठीक है, चलो तो हम चलते हैं आज के एडिटोरियल एनालिसिस में, और ये है दोस्तों हमारे यूट्यूब क्लासेस। ठीक है, इन केस अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब दिस बेल आइकॉन एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सॉरी, सो दैट यू विल गेट द डेली अपडेट। ठीक है, आई एम श्योर हमारा जो वीकेंड का प्रोग्राम था सैटरडे संडे का, उसको मिस मत कीजिएगा आप। वो बहुत इंपॉर्टेंट कवरेज है अदर देन दिस एकेडमिक कवरेज। ओके, सो वीकेंड सैटरडे संडे के जो प्रोग्राम्स आते हैं उसको मिस मत कीजिएगा। एंड कैसे मिस नहीं होगा, जब आप बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यू विल नॉट मिस अ सिंगल अपडेट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा आज का हिंदू का न्यूज़पेपर। ठीक है, इसको मैं जूम इन करता हूँ। कुछ आर्टिकल्स है, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें हाईलाइट किया हुआ है। हम सब कुछ नहीं कवर करेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले एक आर्टिकल कवर करना चाहता हूँ, फॉल्स डाइकोटमी। ठीक है, द टॉप कोर्ट्स व्यू दैट कोर्ट एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन अ ब्लो ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। मैं ये कवर करना चाहता हूँ सबसे पहले, उसके बाद फिर हम ये कवर करेंगे फिजिकल कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर हमारा एक और आर्टिकल आएगा स्टेलर फेलासी। ठीक है, फॉल्स डाइकोटमी, इसको समझने के लिए डाइकोटमी क्या होती है ये समझना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, एथिक्स में मैंने आपको समझाया है, एथिक्स वाले लेक्चर में। ठीक है, किसी भी चीज़ को दो एंगल में देखने की जो हमारी आदत होती है ना, वो होती है डाइकोटमी। ठीक है, जैसे कि कोई इंसान अच्छा है तो बुरा भी है, कोई बुरा है तो अच्छा भी है। ठीक है, किसी में आप कोई कमी निकालते हैं तो किसी में कोई अच्छाई है। सो इट्स लाइक एक ही ऑब्जेक्ट को दो एंगल से देखना, वो होती है डाइकोटमी। ठीक, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम पॉलिसी बनाते हैं, जब हम कोई स्कीम बनाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी पैरेलल टू व्हाट इट इज ऑब्जेक्टेड, जो भी उसका एम रहा है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्कीम 100% परफेक्ट या आइडियल नहीं होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेज, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते ही हैं। सो व्हाट वी शुड डू कि हम ट्राई टू बी वील ट्राई टू गो एज क्लोजेस्ट एज पॉसिबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, टू रीच टू द क्लोजेस्ट सोल्यूशन। ठीक, यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया है कि ओबीसी की रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटा सीट्स में होनी चाहिए। नीट वाला जो एग्ज़ाम है वो एक बहुत चर्चा का मुद्दा है, और मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वो आपको सारी चीज़ें पता हैं। मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शंस क्या होता है, ठीक है, और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो हम अपने आर्टिकल पे आते हैं सीधे। ठीक है, मेरिट एंड रिजर्वेशन, फॉल्स डाइकोटमी। ठीक है, ये जीएस पेपर 2 का मुद्दा है, और सोशल एम्पावरमेंट इश्यूज रिलेटेड टू एससीज एंड एसटीज, ओबीसीज भी आएंगे इसमें, और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज कटिंग मैंने लिया है, रिजर्वेशन नॉट एट ऑड्स विथ मेरिट। ओके, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड्स 27% कोटा इन नीट। हम सबको पता है क्योंकि मेडिकल में 27% कोटा था नहीं। ठीक है, कई दशकों से चलता आ रहा है मामला, और सिर्फ SC ST के रिजर्वेशन थे, OBC का रिजर्वेशन था नहीं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी है और कही है कि OBC का रिजर्वेशन इसमें भी मैंडेटरी किया जाए, जैसे कि हमारे UPSC एग्जाम में है, राइट, जो ऑल इंडिया लेवल एग्जाम है। ये कुछ चीजें हैं जो कि मैंने आर्टिकल से ली हैं। आर्टिकल में बताया है कि द कोर्ट हैव नाउ कम टू रिकॉग्नाइज द आइडिया ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी। ठीक है, which sees the affirmative action not as an exception to the equality rule but as a facet of equality norms। ठीक है, सो अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैंने प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई है, वो आपके लिए बनाई है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा बाद में। पहले आप ध्यान से समझ लीजिए कि अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है। सी, अफर्मेटिव एक्शन पुराने टाइम पे दो हिस्सों में बटा होता था। एक होता था पुलिस स्टेट, एक होता था वेलफेयर स्टेट। याद है जब हम पढ़ते थे जॉन लॉक, जब हम रूसो की थियरी पढ़ते थे पॉलिटिकल साइंस में, एक होता था
कि पुलिस स्टेट एक होता है वेलफेयर स्टेट। पुलिस स्टेट का क्या काम था? पुलिस स्टेट का ये काम था कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि पुलिस स्टेट एक अथॉरिटेरियनिज्म स्टेट था। ठीक है, जैसे आप मान लो कि पाकिस्तान हो गया, थोड़ा सा वहाँ पे पुलिस स्टेट लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन किया जाता है। जैसे म्यांमार हो गया, जैसे अभी अभी आज का तालिबान है। ठीक है, और जैसे आप बेलारूस ले लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पुलिस सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। बाकी राजा जी कुछ भी करें, राजा जी वहाँ रंगरलियां मनाएं, राजा जी खाए पिए, ठीक है, कुछ भी करें, लेकिन टैक्स वसूलना है उनको। ओके, दैट इज पुलिस स्टेट, अ वेरी अथॉरिटेरियनिज्म टोटलिटेरियनिज्म स्टेट। बट वेलफेयर क्या स्टेट क्या होता है, कल्याणकारी राज्य क्या होता है? इंडिया है हमारा कल्याणकारी राज्य, चाइना भी है कल्याणकारी राज्य, इनफैक्ट यूएस है, यूके है, रशिया है, ये कल्याणकारी राज्य है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट है। तो वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब है? वेलफेयर स्टेट का ये मतलब है कि वो राज्य, ठीक है, वो राज्य जिसके कुछ समुदाय, जिसके कुछ वंचित वर्ग, समुदाय मतलब कम्युनिटी, वंचित वर्ग मतलब अंडर प्रिविलेज्ड लोग, ठीक है, जिसके कुछ कम्युनिटी अंडर प्रिविलेज्ड लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे हैं, मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं, और उनको मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में ले आने के लिए गवर्नमेंट कोई पॉलिसी, कोई स्कीम, कोई नीति निर्माण कर रही हो, उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव एक्शंस। ठीक है, हमारे उन उन व्यक्तियों के लिए, उन सिटीजन्स के लिए कि जो कि रिसोर्सेज का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, सरकारी रिसोर्सेज का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, बेसिक एजुकेशन, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लिविंग, उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है, आम संसाधनों की वजह से उनकी जीवन अच्छी से नहीं गुजर बसर हो पा रही है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वेलफेयर स्टेट होते हैं वो कुछ पॉलिसीज के साथ आते हैं, कुछ एक्शंस के साथ आते हैं, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, वो आराम से अपनी जिंदगी जितने में वो रह रहे हैं उतने में गुजर बसर कर लें। ये होता है अफर्मेटिव एक्शन का पूरा डेफिनेशन, मीनिंग। इसको आप अपने हिसाब से मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पे द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मे बी नेसेसरी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, बट it does not enable equal opportunities for those competing without aid of social and cultural capital। ठीक है, आपके पास आज सुविधा है, आज आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, फोन है, मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है, आप सुन पा रहे हैं, बगल में शायद आप एक गिलास दूध पी रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, आप बिस्किट भी खा रहे होंगे, ठीक है, बेड पे बैठे होंगे आप स्वेटर पहने होंगे। ये सारी कुछ कल्चरल और कुछ कुछ आपके माँ बाप होंगे, और पैसे रुपए कोई कमी फिलहाल तो नहीं होगी। तो ये सब कुछ कल्चरल और सोशल बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल रहे हैं और आप एग्जाम देने जाएंगे। ठीक, वहीं पे एक गरीब घर का बच्चा, ठीक है, हाँ वो ओबीसी कैटेगरी में है, एससी कैटेगरी में है, ठीक है, ना उसके पास रात में पढ़ने के लिए लाइट है, ठीक, ना उसके पास कपड़े, मतलब सर्द से बचने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ठीक है, मोबाइल भी नहीं है, दूसरे के घर में जाके देखता है, ठीक, लेकिन हाँ उसके अंदर भी जज्बा है, उसको भी बनना है एक आईएएस ऑफिसर, उसको भी बनना है एक डॉक्टर, ठीक है, उसको भी करनी है पीएचडी। तो कैसे करेगा वो? सरकार कुछ रिसोर्सेज बनाएगी ना उसके लिए। और तो और, अगर वो बच्चा लड़की है, अगर वो बच्चा शेड्यूल्ड कास्ट से है, शेड्यूल्ड ट्राइब से है, तब तो और दिक्कत है उसके लिए। लड़की है तो समाज तो आने नहीं देगा, ठीक है, तुम तो घर में रहो, तुम्हारा काम ही है, लड़की हो, पैदा हुई हो घर को संभालने के लिए, अपने हस्बैंड को संभालने के लिए, ठीक है, जब तक शादी नहीं होती तब तक बाप के पैसे पे आप करोगी, जब शादी हो जाएगी तो फिर उसके बाद हस्बैंड के पैसे पे, यही है, ये समाज है। तो कैसे वो आ पाएगी मेन स्ट्रीम में? इन्हीं चीज़ों को करने के लिए, हटाने के लिए, ये डाइकोटमी ना रहे, तो हम अफर्मेटिव एक्शंस ले आते हैं, पॉलिसीज ले आते हैं, ठीक है। बहुत सारी स्कीम्स आई हैं गवर्नमेंट की, जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई सारी स्कीम्स हैं जो आपको पता होंगी, लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि किसी भी शिक्षा को पाने के लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो समानता का अपॉर्चुनिटी है, वो होना
उतना ज़रूरी नहीं है, बजाय ये होना बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चा, उसको सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो एक आम एप्लीकेंट को मिल रही है, एक आम एग्जामिनी को मिल रही है जब एग्ज़ाम देते हैं बच्चे। ठीक है, समझ में आया? सो रिजर्वेशन इंश्योर्स दैट द बैकवर्ड क्लासेस आर एबल टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज दैट टिपिकली इवेड देम बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल बैरियर। स्ट्रक्चरल बैरियर क्या था? वही शूद्र वैश्य, ठीक है, जाति वर्ण का सिस्टम, ठीक है, उसी उसी वजह से। सो द इम्पैक्ट ऑफ बैकवर्डनेस, it has said, does not simply disappear because a candidate has a graduate qualification, ठीक है, does not create parity between the advanced classes and backward classes. The latest judgment marks another notable addition of the affirmative action jurisprudence. और आपके मेंस आंसर में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये GS1 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, GS2 सोशल जस्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोशल जस्टिस एक फिनोमिना है, एफर्मेटिव एक्शन एक फिनोमिना है सोशल जस्टिस के लिए। ओके, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल चिपकाया हुआ है, आपके लिए है। आप वीडियो पॉज करिए और इसको पढ़िए, समझ सकते हैं आप, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ के बताऊँगा, ये वही चीज़ है जो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज़ द वन टू help the minorities and disadvantaged people to get into the mainstream, to help them with the resources which you are using it, ठीक है। जो आपके लिए आज के टाइम पे रिसोर्सेज बहुत इजी हो रही हैं ना, ठीक है, वैसे ही जो माइनॉरिटीज़ हैं, डिसएडवांटेज हैं, उनको ये सारी फैसिलिटी, सेम फैसिलिटी उनको भी मिले रिजर्वेशन की वजह से। ओके, सो ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी किसने? जॉन एफ कैनेडी, यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, महान व्यक्ति थे। उन्होंने इंट्रोड्यूस की गई थी अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू 1961 में। उसके बाद तरह तरह से धीरे धीरे सारे देश इसको फॉलो करते गए, ठीक है। इसमें सब कुछ है, ना कि सिर्फ जातिवाद है, मतलब कि जेंडरवाद भी है, ठीक है, मेल फीमेल वाले जो डिस्क्रिमिनेशन है। तो ओके, द आइडिया ऑफ पॉलिसी इज फॉर एम्प्लॉयर्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स दीज आर वेरी रेलिवेंट। अब हम कहते हैं कि नीड फॉर सब कैटेगराइजेशन, क्या ज़रूरत है हमें अफर्मेटिव एक्शन की, ठीक है। और जब मैंने यहाँ ऊपर लिखा है अफर्मेटिव एक्शन ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसका मतलब ये है कि जो भी अफर्मेटिव एक्शंस, पॉलिसीज, स्कीम्स सरकार लेगी जनता के हित में, मेन स्ट्रीम्स में लाने के लिए माइनॉरिटीज़ को, अंडर डेवलप्ड कम्युनिटी को, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको वॉच करने के लिए, उस पर जुडिशियल रिव्यू देने के लिए ये अफर्मेटिव एक्शन ज्यूरिस्प्रूडेंस ज़रूरी है, ठीक है। ताकि सुप्रीम कोर्ट, जिसको कहा जाता है कि हमारे संविधान का गार्जियन है, वो थर्ड आई बन के ऑब्जर्व करता रहे, वॉच करता रहे, ठीक है। सो रिजर्वेशन सिस्टम हैज़ क्रिएटेड इनइक्वालिटीज विद इन द रिजर्व्ड कास्ट, देयरफॉर इटसेल्फ अ कास्ट स्ट्रगल, ठीक है। वही कहीं पे 27% मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं 15% है, कहीं 14% है, कहीं 7% है, ठीक है। सो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कमीशन आई थी, जस्टिस रामचंद्रू राजू कमीशन। इन्होंने कहा था 1997 में रेकमेंड किया था कि सुप्रीम कोर्ट SCs into 4 groups and operation reservation separately for each. It is also recommended creamy layer for scheduled castes to be excluded from receiving any reservation benefit in public appointment, ठीक है। एक कमीशन एक और आई थी जिसने ये भी कहा था कि स्टेट्स को ये अधिकार नहीं है कि किसी भी कम्युनिटी को वो रिजर्व कैटेगरी में लेके आए। ये अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है और ये स्टेप स्टेट्स नहीं ले सकते हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर ठप्पा नहीं, मोहर नहीं लगाएगा, तब तक वो ओबीसी कैटेगरी में, SC/ST में नहीं आएंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड यहाँ पे मेंशन किया गया है लास्ट पॉइंट कि आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, दे हैव स्पेशल कोटाज वेयर इंट्रोड्यूस फॉर द मोस्ट वुलनरेबल दलित्स, ठीक है। 2007 में बिहार ने कमीशन ही रेफर कर दिया था, महादलित कमीशन, to identify the caste within SCs that are left behind. तमिलनाडु में एक कास्ट है अरुंधतियार कास्ट, उस पे 3% कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी, तब जाके 3% लगा, ठीक है। लेकिन स्टेट खुद नहीं डिसाइड कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है।
एक क्वेश्चन आपके लिए, मेंस का क्वेश्चन यहाँ बनता है कि इज इट नेसेसरी टू प्लेस द इशू ऑफ रिजर्वेशन इन अ न्यू फ्रेमवर्क दैट ड्यू केयर ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी? डिस्कस। ठीक है। व्हाट आर द मेजर अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज? मेजर, ये ध्यान रखिए, मैंने लिखा है मेजर अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये आप कमेंट करके बताइएगा, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहता इस मुद्दे को, क्योंकि ये मुद्दा वन ऑफ द माई फेवरेट मुद्दा है, और हम ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करें क्योंकि हमें और भी चीज़ें कवर करनी है। इसको कमेंट करके आप बताइएगा एंड देन वी विल हैव अ लुक। ठीक है, मैं इस पे आ जाता हूँ। ये जो हमारा आर्टिकल था यहाँ पे, अ चांस टू सपोर्ट फिजिकल कंसोलिडेशन। ठीक है, ये हमारे जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक, ये है वो आर्टिकल, चांस टू सपोर्ट फिजिकल कंसोलिडेशन। सो बेसिकली ये हालांकि जो जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, सी रंगराजन साहब, ये ऑलरेडी फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। इज़ लाइक टू, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे कितने सारे परसेंटेज और ये कंपनीज एंड आंकड़े लिखे हुए हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें इन्होंने क्या बात की गई है। इसमें इन्होंने बस यही कहा है कि जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ठीक है, इनकी जो रिपोर्ट थी, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस की जो रिपोर्ट थी, जो प्रोजेक्शन था कि हमारी जीडीपी का क्या परसेंटेज रहेगा, वो थर्ड वेव की वजह से हिट कर गया है। ठीक, थर्ड वेव की वजह से हिट कर गया। मेजर कौन कौन से सेक्टर हैं? ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। जब हम ट्रेड की बात करेंगे तो फिर कंज्यूमर गुड्स वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, तो इनका यही कहना है कि जो द मेन सेक्टर दैट हैव हेल्ड बैक अ मोस्ट रोबस्ट रिकवरी आर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, और जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है उसमें गिरावट देखी गई है। अब ये समझते हैं, सबसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुद्दा इसमें यही था कि प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आखिर है क्या। ठीक है, रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अभी बजट आने वाला है, तो बजट आने से पहले ये सारे आर्टिकल्स आएंगे। ठीक है, ये सारे अजम्पशंस हैं, एनालिसिस हैं, लेकिन जब हमारा बजट आ जाएगा तो हमें एक क्लियर पिक्चर, एक क्लियर बाउंड्री दिखेगी कि क्या बात है। ठीक है, सो आइए यहाँ पे देखते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने वहीं से ली हैं, हमारे न्यूज़पेपर आर्टिकल से। ठीक है, सो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस रिलीज फर्स्ट एंड एडवांस नेशनल अकाउंट एस्टीमेट 2021-22 का 7 जनवरी को रिलीज किया था कि इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ इन 2022 इज एस्टिमेटेड एट इतना। ठीक है, लेकिन और जो हमारी आईएमएफ है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने ये एस्टिमेट किया था 9.5, 9.2 ये एस्टिमेट किया था। हालांकि जो जीडीपी देखी जा रही है वो है 9%। ओके, अभी भी कैलकुलेट हो रही है, तो जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 9% हियर। ये मैंने बता दिया आपको। द मेन सेक्टर दैट हैव हेल्ड बैक टू अ मोस्ट रोबस्ट रिकवरी आर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट ऑन द आउटपुट साइड एंड द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये भी देखा गया है, जो प्राइवेट फाइनेंस एक्सपेंडिचर है हैज शोज अ लो ग्रोथ ऑफ 6.9 इन 2021। प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो ये PFCE है, ये क्या होता है? बेसिकली दोस्तों, ये वो एक्सपेंडिचर हैं सरकार के ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो एक कंज्यूमर, एक हाउस होल्ड का कंज्यूमर, जैसे मैं हूं, जैसे आप हैं, ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट को जब आप कंज्यूम करते हैं, जब आप यूज करते हैं, ठीक है, उस पे जो सरकार ने एक्सपेंडिचर दिया है वो कितना है। ठीक है, यही मेंशन किया हुआ है। is defined as the expenditure incurred on the final consumption of goods and services by the resident household and the non-profit institution serving household. ओके, यही होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब उस एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा? लॉजिस्टिक्स आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, उसके सारे टैक्सेस आ जाएंगे, वो गुड्स जो तैयार हो रहा है उससे बनने सारे रॉ मटेरियल्स, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो फाइनली एक, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एसेंशियल आइटम लें, ठीक है,
लेट्स से कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी ही ले लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम लेते हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को पावर प्लांट से आपके घर तक आने में क्या एक्सपेंडिचर लग रहे हैं सरकार के, ठीक है, आप कंज्यूम कर रहे हो डेली, ठीक, वहां पे ये बात की गई है। अगर हम कुछ खाने से रिलेटेड बात करें, लेट्स से मिल्क हो गया या फिर राइस हो गया, वो हमारे घर तक आ रहा है, और उसको कंज्यूम करने से लेके अगर हम बैकवर्ड कैलकुलेशन करें कि जैसे वो प्रोड्यूस हो रहा है खेत में, वहां से यहां तक ले आने में क्या एक्सपेंडिचर, क्या खर्च आ रहे हैं, रेवेन्यू की बात नहीं की गई है यहाँ पे, ठीक है, कितना प्रॉफिट आ रहा है वो नहीं, कितने खर्च आ रहे हैं, इसकी दरें कम हुई हैं, ठीक है। तो ये देखा गया है, शोज एज अ लो ग्रोथ ऑफ 6.9% इन 2021, मतलब कि कंज्यूम लोग लेस कर रहे हैं, ठीक है, कंज्यूम लेस कर रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव की एक होलिस्टिक रिपोर्ट निकाली गई है जहां पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हुआ है 2021 और 2 में, ओके। इसी से रिलेटेड फिजिकल डेफिसिट की बात आती है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, ये प्रीलिम्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और मेंस में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डिफाइन कर सकते हैं अपने इंट्रो में या बॉडी में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट व्हाट फिजिकल कंसोलिडेशन मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मेजर, ज्यादा नहीं पता ना, कुछ मेजर आप बता दो, ठीक है। यहां देखिए, फिजिकल डेफिसिट इज अ की इंडिकेटर टू शो दैट द फिजिकल हेल्थ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। Importantly, the physical deficit indicates the amount of government borrowing from the particular year. अब ये तो मैंने बता दिया आपको फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, लेकिन आपको डिफरेंस बताना है फिजिकल रेवेन्यू में, ओके। सो रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट आर द टू की डेफिसिट गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि किस पे डिपेंड करता है, इट टोटली डिपेंड ऑन द इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, बर्डन ऑफ हायर इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट इंक्रीज इन द गवर्नमेंट, ठीक है। एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज, इस पूरे के पूरे आर्टिकल में एक और इंपॉर्टेंट बात जो की गई थी वो ये है कि इन सारे मामलों को देखते हुए, ठीक है, हमारी जो रेवेन्यू है वो नहीं ज़्यादा जनरेट हो पा रही है, जो कंज्यूम वो कम कर रहे हैं लोग, ठीक है, जो सेंट्रल ग्रॉस रेवेन्यू है ना, सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू, वो मतलब रिन्यू नहीं हो पा रही है, ठीक है, कलेक्ट नहीं हो पा रही है, तो उससे रिलेटेड हमारी अपनी एक्सपेंडिचर पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम प्रॉमिस करते हैं कि सरकार प्रॉमिस करती है कि हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे हम इसको सब्सिडी देंगे, उस पर हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है और हम बांट भी रहे हैं, तो फिर रिसेशन वाला माहौल आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज, सो एक्सपेंडिचर प्रायोरिटी में क्या लिखा था कि शुड फोकस ऑन रिवाइविंग बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड, ठीक है। द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन शुड बी reassessed and its path may be recast in order to make up for the existing deficiency relating to original target, particularly in health sector, ठीक है, क्योंकि हमने ये भी देखा गया है कोविड क्राइसिस में हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे वादे किए गए हैं, और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें अपनी पॉकेट देखनी पड़ेगी, अपना एक्सपेंडिचर देखना पड़ेगा, ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अंडरटेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर शुड बी रियलिस्टिकली असर्टेन एंड द शॉर्टफॉल विद द आइडेंटिफाइड एंड रेमेडियल मेजर, ठीक है। हमारे फिफ्थ फाइनेंस कमीशन में, 15th फाइनेंस कमीशन में यही सजेस्ट किया गया था कि फिजिकल कंसोलिडेशन वेयर द सेंट्रल फिजिकल डेफिसिट वाज बेंचमार्क्ड एट 5% फॉर 22 से 23 वाले में, इन देयर पेसिमिस्ट सिनेरियो इट वुड बी केप्ट 6%, ठीक है। सो फाइनेंस जो हमारी 15th फाइनेंस कमीशन है, जो कि रेकमेंड करती है कि एक इंटर गवर्नमेंटल, एक हाई पावर्ड इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, ताकि वो एग्जामिन करे द सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर ऑफ द डेप्थ एंड द फाइनेंशियल डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वो नेशनल मोनेटाइजेशन जो हमारी स्कीम थी, जिसमें हम पब्लिक प्रॉपर्टी को हम प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर को देंगे, पीपीपी वाला मॉडल, ठीक है। ये
पी पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप वाला मॉडल, जहाँ पे कोई भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक एसेट है, उसको हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम उसको लेंड करेंगे, लीज करेंगे कुछ सर्टेन टाइम के लिए, और फिर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हमें सरकार को कुछ फंड्स देगी, ठीक है, और वो फंड्स फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप हो सकते हैं। सो दिस कुड बी अनदर सोल्यूशन कि हम कैसे अपनी रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, और एक्सपेंडिचर को भी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे कुछ सोल्यूशंस हैं। आप कमेंट करके इन दोनों का मुझे बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक दैट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ओके। अब हम चलते हैं अपने थर्ड आर्टिकल की तरफ, जो कि है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री स्टार रेटिंग सिस्टम। ये है उसका आर्टिकल, है नीचे राइट हैंड साइड में दिखा देता हूँ। The Stiller fallacy, assessment of environmental cost benefit of project should not be done in haste, ठीक है। स्टार रेटिंग सिस्टम शुड बी रैंक। आई एम श्योर अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि स्टार रेटिंग सिस्टम क्या है। तो रिसेंटली अभी यूनियन मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इन्होंने अभी एक स्टार रेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। ये एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूरा का पूरा सिस्टम है, जहाँ पे हर राज्य को एक स्टार कैटेगरी रेटिंग मिलेगी अगर वो अपने इन्वायरमेंटल इश्यूज जितने जल्द से जल्द सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा तरीका था, लेकिन यहाँ पे कंसर्न क्या है इसके, आज हम समझेंगे कि अबाउट द स्टार रेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, वाई द न्यू सिस्टम, एंड कंसर्न इसके साथ, ठीक है। सो स्टार रेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री इज टू रैंक एंड इंसेंटिवाइज द स्टेट विथ इट्स न्यू सिस्टम। द मिनिस्ट्री विल फाइंड आउट दैट द प्रोवाइड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एफिशिएंसी इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। देखिए दोस्तों, 75 डेज का एक टाइम पीरियड इस पूरे के पूरे सिस्टम में डिसाइड किया गया है। पहले क्या होता था कि जो हमारे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन थी 2006 की, उसमें ये कहा गया था कि 105 डेज इज एक्चुअली एनफ टू किसी भी इन्वायरमेंटल इशू को डिक्रीज करने के लिए, लेकिन इस मामले में 75 डेज कर दिया गया है 105 से हटा के, ओके। नाउ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इज टू रैंक एंड इंसेंटिवाइज द स्टेट्स विथ, ये मैंने चीजें आपको बता दी हैं, इट विल देन इंसेंटिवाइज सच स्टेट्स फॉर दिस द स्टार रैंकिंग प्रोवाइड्स, ये होगी। सो द स्टेट्स रिसीव 2 मार्क्स फॉर क्लियरिंग अ प्रोजेक्ट इन लेस देन 80 डेज, ठीक है। 80 दिन के अंदर कोई राज्य करेगा तो उसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 105 दिन के अगर कोई करेगा, मतलब 80 से ऊपर जाएगा और 105 से कम होगा तो 1 मार्क मिलेंगे। 0 मार्क मिलेगा अगर 105 से जरा भी ऊपर गया, ठीक है। अब इफ द स्टेट हैज लेस देन 10% ऑफ प्रोजेक्ट फॉर स्क्रूटनी देन 1 मार्क इज प्रोवाइडेड एंड सो ऑन, ठीक है। सो फीचर्स क्या क्या हैं इसके, इट इंट्रोड्यूसेस कंडीशन फॉर स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज, दीज कंडीशन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। प्रपोजल वेटिंग फॉर मोर देन 30 डेज, ठीक है। टीम फॉर रेफरेंसेस प्रपोजल वेटिंग फॉर मोर देन 30 डेज, परसेंटेज ऑफ डिस्पोजल, ठीक है, कंप्लेंट रिप्रेज, ये सब के फीचर्स हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है ये इंपॉर्टेंट है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर, सो द सिस्टम सेज दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुड बी अप्रूव्ड बाय द SEIAA फर्स्ट। फॉर दिस SEII जो है एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी विथ किसके साथ, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स के साथ और अपने स्टेट ऑफिसर के साथ, जहां पे हर प्रोजेक्ट को कैटेगरी का नाम दिया जाएगा, ठीक है। वेयर द कैटेगरी ए प्रोजेक्ट दैट दोज इन्वॉल्व फॉरेस्ट एंड लैंड एंड शुड बी क्लियर्ड बाय द कमिटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेंटर, ठीक है। ये है, मतलब कि यहां पे भी आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात देख सकते हैं, ठीक है। दैट्स अ गुड थिंग हियर। द प्रोजेक्ट दैट विल बी क्लियर्ड बाय विल बी मोस्टली बी प्रोजेक्ट, ठीक है। ए वाले तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट से कोलैबोरेट होके तो स्टेट गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करेगी, लेकिन जो बी कैटेगरी के प्रोजेक्ट हैं जैसे कि स्मॉल माइनिंग्स, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, स्मॉल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, इट इंक्लूड दोज दैट आर लेस पोल्यूटिंग, दैट विल बी क्लियर्ड बाय SEIAA, ठीक है। अभी इस सिस्टम में नया क्या है,
नया ये है कि टू इंक्रीज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन 2021, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक मीटिंग की थी और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने इसी बात पे एम्फोसिस की थी, ठीक है। देन दे डिसाइडेड टू ईज द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस थ्रू स्टार रेटिंग सिस्टम। द क्लियरेंस आर टू बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द टाइमलाइन एंड एफिशिएंसी, ठीक है। अब इसके कंसर्न्स क्या क्या हैं? आई थिंक आप ऑलरेडी बता सकते हो कि कंसर्न्स क्या क्या हैं। देखिए, हमारे जितने भी राज्य हैं ना, जितने भी स्टेट हैं, वो सारे एक समान नहीं हैं। कुछ हैं जो कि कमज़ोर हैं, आर्थिक सामाजिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और कुछ हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग है इन सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। जैसे केरला हो गया, जैसे तमिलनाडु हो गया, साउथ के मोस्ट ऑफ द स्टेट दे आर वेरी प्रोमिनेंट एंड दे आर वेरी कंसर्न अबाउट द क्लाइमेट चेंज रिलेटिंग थिंग्स एंड ऑल। मध्य प्रदेश हो गया, एमपी, जहाँ पे पुणे, भोपाल को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। सो ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि 105 या फिर 75 दिन के अंदर इन्वायरमेंट क्लियरेंस आपको मिल जाए या फिर हम किसी भी प्रॉब्लम का सस्टेनेबल सोल्यूशन निकाल लें। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो पीछे से ही चलती आ रही हो, मतलब कि शुरू से हम चीज़ों को एफिशिएंटली ट्रीट, अकाउंटेबिलिटी और उसका मॉनिटर करते आ रहे हों, सो तब ठीक होगी चीज़ें। आई अग्री विद द फैक्ट कि इसका जब रिपोर्ट आएगा तो हम सबको पता है कौन कौन से राज्य ऐसे होंगे जिसको ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इसमें मार्क्स पा सकते हैं, जिनकी रेटिंग सबसे ज़्यादा हाई हो सकती है, ठीक है। ये वही राज्य हैं जो हमारे जो जितने भी आप इंडिया के स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट देखते होंगे, ठीक है, ये वही राज्य होंगे सारे, टॉप 5, टॉप 10 और बिलो वही होंगे, ठीक है। बीमारू स्टेट जिनको हम कभी कभी कह देते हैं, ठीक। सो देखना पड़ेगा। हालांकि किसी भी चीज़ को जब हम कंपटीशन के फॉर्म में देखते हैं तो उसमें क्वालिटी इन्हांस होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फिर दब जाती हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें हम ओवरलुक, नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो ये कंसर्न रेज है कि जो भी द एम एंड द फोकस इज ऑन क्लियरिंग द प्रोजेक्ट इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जबकि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को हमें हेल्थ से रिलेटेड देखना चाहिए और थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए। इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स इज़ द बेस्ट वे एक्चुअली। कई मामलों में ये भी होता है कि स्टेट जो है वो राज्य से पैसा बोरो कर सकते हैं कम इंटरेस्ट पे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इसमें, ठीक है। सो ये सारा सिस्टम तो ये कंसर्न रेज था। और इससे रिलेटेड एक हमारे प्रीलिम्स का क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री स्टार रेटिंग प्रपोज रिसेंटली। तो अगर आपने ये पूरा आर्टिकल अच्छे से सुना होगा तो आप समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज का ये पूरा एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। और अब दिए हुए क्वेश्चंस को आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वी विल एड्रेस दिस। एंड ये एक आर्टिकल था बजटिंग फॉर एजुकेशन इमरजेंसी, मैंने बस हाईलाइट किया था। मैंने सोचा इसको मैं कवर कर लूँगा, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। हालांकि ठीक है, ज़रा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था लेकिन उतना नहीं, ये बजट से रिलेटेड है। तो बस आप अपना फोकस मेंटेन करिए और स्टे ट्यून्ड विद आवर एनालिसिस। और जैसे ही बजट आएगा ये चीज़ें हर एक डायमेंशंस में आएंगी, चाहे वो जेंडर बजटिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, या फिर और भी रिलेटेड, जैसे ये फिजिकल कंसोलिडेशन था, एक आर्टिकल था हमारे, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ों पे रिलेटेड कई सारे फ्रेमवर्क्स बजट जब आएगा तो आएंगे, तो हम डिस्कस करेंगे तब इसको। हालांकि अभी हम इसको रहने देते हैं, एंड अगर आप चाहते हो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो आप इसको, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज। मिलते हैं कल के हम ओपेट एनालिसिस में, और पूछे गए क्वेश्चंस को प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकॉन। जय हिंद।